बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 ये हमारे सेकंड टर्म में भी शामिल है और विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 7 का पेज नंबर 45। आज हमारी ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, जिसमें हम ओस्मान एम्पायर को शुरू करेंगे। राइट, आपको ये बताता चलूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कॉन्सेप्ट्स को, इसके ओरिजिन को, इसकी जोग्राफिक लोकेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम नेक्स्ट आने वाले जो इसके टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। सो इन 1298 सीई, यानी अब जो भी हम रीड करेंगे वो आपको बेहतर पता है कि अब हम बिफोर कॉमन ईरा यानी बीसीई में नहीं है। सो 1298 सीई में सल्जूक। अब ये सल्जूक क्या है? देखिए, सल्जूक बेसिकली जाने जाते हैं सल्जूक तुर्क के तौर पे, और ये मिडिवल तुर्क पीपल थे जो जिनका ओरिजिनेटेड एरिया जो था, यानी जोग्राफिक लोकेशन जो थी वो थी सेंट्रल एशिया की। अब सेंट्रल एशिया स्टूडेंट्स आप सब बड़े बेहतर से जानते हैं माशाल्लाह, जोग्राफी भी अच्छे से पढ़ते रहे हैं, हिस्ट्री भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो हम थोड़ा इनको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इनकी जो अर्ली हिस्ट्री है यानी इनका जो ओरिजिन है हम यहाँ पे रीड करेंगे। इस बुक में भी हमें दिया है, लेकिन मैं कुछ आसान करने की कोशिश करूंगा कि द सल्जूक वर द ब्रांच ऑफ द ओगोज तुर्क, यानी ये जो ओगोज तुर्क हैं ये इनकी एक ब्रांच है और ये रहते थे आज के जो मॉडर्न डे, आज के टाइम में अगर हम बात करें, क्योंकि उस टाइम पे तो देखें सिटीज़ के नेम और कंट्री नेम या तो थे ही नहीं, और थे तो वो अब चेंज हो गए। लेकिन हमें आज के आइडिया के हिसाब से तो चीज़ों को मैनेज करना इजी है। जैसे आज के टाइम में जो कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इसी तरह से तुर्कमानिस्तान है, ये वो एरियाज थे जहाँ से ये जो ब्रांच है ओगोज तुर्क की, ये आप समझें जैसे माइग्रेट करके आई है। और ये 10th सेंचुरी जो है यानी 900 सीई का जो टाइम था उसमें ये बेसिकली ख्वारज़म जो एक बहुत वेल नोन एक सिटी है, किसका, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान का, ठीक है, उस सेम टाइप के एरिया में। और वहाँ पे इन्होंने बड़ी डोमिनेंट फोर्स के साथ अपनी जो एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और ये तब ज़्यादा जानी गई, यानी इससे पहले तो ठीक है ये माइग्रेटेड थे, इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया, इन्होंने अपनी पावर को स्टेबल करना शुरू किया, लेकिन ये सही तौर पे जाने गए 1037 में, यानी 1037 में, जब तुगरल बेग जो हैं वो एक सल्जूक लीडर के तौर पे प्रोमिनेंट हुए। और उन्होंने क्या किया कि एक सेंट्रल एशिया में, स्पेशली अनातोलिया जो आज का जो मॉडर्न डे है ना तुर्की, आज का जो मॉडर्न डे तुर्की है, वहाँ पे इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर की बेस पे, अपनी स्किल्स की बेस पे और अपने कल्चरल अचीवमेंट्स के तौर पे इन्होंने बड़ी अहम जो है ना वो की। अच्छा, इससे पहले हम जो सल्जूक हिस्ट्री है वो रीड कर चुके हुए हैं, इसलिए भी हमें इस टॉपिक को समझना बहुत ईजी है कि हम जान चुके हैं कि तुगरल बेग जो है वो 1037 से 1063 तक रहे। तो उन्होंने इस सल्जूक एम्पायर की बेस रखी थी। फिर एल्प अरसलान आए और उन्होंने मिडिवल ईस्ट तक और अनातोलिया तक कब्जा किया। उसके बाद मलिक शाह का भी हमने रीड किया। तो ये सब कुछ हमने रीड किया हुआ है। ये समझिए कि ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है ये इसी की जो पीछे हम रिवीजन कर चुके, पीछे जो हम हिस्ट्री रीड कर चुके उसी की रिवीजन है। राइट, अब हमें तुर्क के बारे में, सल्जूक्स के बारे में क्लियर हो गया। द तुर्क मुस्लिम ट्राइब, वही बात जो मैंने एक्सप्लेन की है कि ये एक तुर्क मुस्लिम ट्राइब था। कैप्चर्ड द एरिया ऑफ मॉडर्न डे तुर्किया, द अलाउड द लोकल ट्राइब्स टू स्टे, कि यहाँ पे ये आहिस्ता आहिस्ता जो आबादकारी है, सेटलमेंट्स है। अब सेटलमेंट्स जैसे आपने अपना ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर आई थिंक वो 4 है सेटलमेंट्स का, तो वहाँ पे भी आपने सेटलमेंट को जाना है कि किस तरह से आबादकारी होती है, रिसोर्सेज होते हैं, फूड मिलती है, रोड्स होते हैं, लोगों के लिए बाजार लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने स्टे करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे स्टे होता गया, आबादी ग्रोथ होती गई, तो क्या हुआ,
द सल्जूक सेटल्ड देयर, कि सल्जूक जो है वहाँ पे आबाद होना शुरू हो गए, एंड एस्टैब्लिश मैनी स्मॉल किंगडम्स, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी उन्होंने रियासतें, जैसे एक एक विलेज एरिया की एक किंगडम होती है, सिटी एरिया की एक किंगडम होती है, एक बाजार की किंगडम होती है, इस तरह से इन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपलिटी, अच्छा प्रिंसिपलिटी क्या है, जैसे हम कहें लेजेसी, लेजेसी अब क्या होती है, जैसे इन्होंने डेवलपमेंट किया और इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं, जो बेसिक लॉज हैं, जो इंसानी हकूक हैं, और जो कहें कि लैंग्वेज और आइडेंटिटी में इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। अब यही रोल प्ले, यही लेजेसी और यही प्रिंसिपलिटी, यही उसूल और यही कानून और यही कायदे जो हैं बाद में लीड करते हुए ओतमान, जिसे हम ओतमान वन भी कहेंगे, वेस्टर्न अनातोलिया, ही वॉज द कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ ओथमान एम्पायर। किसको ओथमान एम्पायर का फाउंडर कहा जाता है? ओथमान एम्पायर को का फाउंडर कहा जाता है, ओथमान को कहा जाता, उस ओथमान वन जो है इनको कहा जाता है ओथमान एम्पायर का फाउंडर। और इसी तरह से जब हम सल्जूक की बात करेंगे तो सल्जूक जो डायनेसिटी है उसका जो फाउंडर है उसे कहा जाएगा तुगरल बेग है। और ये तुगरल बेग और सल्जूक कहाँ से आए? ये आए एक तुर्क कबीला था, ओगोज तुर्क का एक कबीला था, वहां से ये उसकी एक ब्रांच है। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ओगोज की एक ब्रांच से बेसिकली दो डायनेसिटीज बन गई। एक में सल्जूक स्पेशली खुद आ गए, और एक सल्जूक से आगे चलते हुए ओथमान वन जो है वेस्टर्न अनातोलिया में, यानी मगरबी जो अनातोलिया है, आज के मॉडर्न डे टाइम तुर्की का जो एरिया था, वहां पे ओथमान एम्पायर की बेस बन गई। 100 years आफ्टर ओथमान डेथ, यानी ये जो ओथमान वन है इनके अराउंड 100 साल की डेथ के बाद the Ottoman rule began the extend from the eastern Mediterranean, the Balkan। अच्छा ये बल्कान्स का जो वर्ड है ना, ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, बल्कान जो है बेसिकली एक किसी कंट्री का नेम नहीं है, ये याद रखना है आपने। ये एक ज्योग्राफिक रीजन है। जैसे हम अपने एरिया में पोठोहार रीजन कहते हैं, यानी पहाड़ी जो नीम पहाड़ी इलाका है, या माउंटेन रीजन कहते हैं जहाँ पे पहाड़ी सिलसिला है। बेसिकली कहेंगे कि ये प्लेन एरियाज हैं, ये मतलब ये मैदानी इलाके हैं, ये कोस्टल एरियाज हैं, ये साहिली पट्टी है। तो इसी तरह से ये जो बल्कान है ये बेसिकली ज्योग्राफिक रीजन है, और ये लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न यूरोप में, यानी साउथ और ईस्ट दो हिस्सों में जाके ये यूरोप की एक साइड में आता है। और उस टाइम पे और आज के टाइम पे अगर हम बात करें ना, आज के टाइम पे जनरली आज के टाइम पे हम कहें तो अल्बानिया कंट्री, बोस्निया है, हर्जगोविना है, बल्गारिया है, क्रोशिया है, कोसोवो है, मैकडोनिया है, इसी तरह से रोमानिया है, सर्बिया है और स्लोवेनिया है। ये वो कंट्रीज हैं जो इस रीजन के अंदर आते हैं। अब देखें, इस रीजन में आते हुए अब इसकी जो बाउंड्रीज हैं, अब अगर इसकी हम इसका एरिया देखें तो इसकी एक साइड पे मेडिटेरियन सी आ जाएगा। ये जो मेडिटेरियन सी यहाँ पे हमें, मैं थोड़ा सा बुक को आपको ऊपर कर लूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। ये ठीक है, ये मेडिटेरियन सी भी आ जाएगा। और इसी तरह से साउथ में इसका मेडिटेरियन सी हमारे साउथ में आ जाता है। और ब्लैक सी जो है ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी ईस्ट में आ जाता है। यानी ये एरिया बेसिकली, इस एरिया को उस टाइम पे कहा जाता था कि ये सारे का सारा क्या है कि ये बल्कान का एरिया था। ठीक है, और अगर हम बल्कान के नेम ओरिजिन के बारे में बात, इसका नाम, इसका मीनिंग क्या है, तो बल्कान बेसिकली एक तुर्किश वर्ड है, और इस तुर्किश वर्ड का मतलब होता है माउंटेन। यानी ये सारे ऐसे एरियाज थे जहां पे पहाड़ी सिलसिले ज्यादा हैं। अब आपको होपफुली ये जो बल्कान वर्ड है इसका आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक ज्योग्राफिक रीजन है, और यहाँ पे बहुत सारे जो जो आज के टाइम के कंट्रीज हैं वो मौजूद हैं। ऐसे ही जैसे हम ये जो रीड करते हैं ना, जब हम मेसोपोटामिया को, तो मेसोपोटामिया एज ए होल एक ज्योग्राफिक लोकेशन है जहाँ पे बहुत सारी डायनेसिटीज, बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो बनी है, राइट। अच्छा, ओथमान्स सन, यानी ये जो ओथमान है जो हमने ये रीड किया, ओथमान्स सन ओरहान बिकेम हिज सक्सेसर, यानी इसके बाद ये जो ओथमान है इसकी वफात के बाद आने वाले टाइम में क्या है
कि इनके जो बच्चे हैं, इनके जो बेटे हैं, इनकी जो औलाद है, उनमें से ओरहान आए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हिस्टोरिकली जो जो ये जो बल्कान है, इसका एक बड़ा अहम जो जो एरिया रहा, वो बरसा भी रहा। अब बरसा हम यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है, इस एरिया में। ओरहान ही कैप्चर्ड द सिटी ऑफ बरसा, और बरसा इन 1326 एंड मेड इट द न्यू कैपिटल ऑफ द ओथमान स्टेट। अच्छा, अब इस बरसा, जैसे हमने इस बल्कान को एक्सप्लेन किया है, राइट, उसी तरह से हम इस बरसा को देख लेते हैं। ये जो बरसा सिटी है, ये बेसिकली क्या हुआ कि ये आया है, इसे फाउंड किया गया, इसे बनाया गया 202 बीसीई में, यानी 202 बीसी के अंदर ये बनाया गया। और ये बटेनिया एक किंग था, किंग ऑफ बटेनिया, उसके प्योरसिस वन एक बादशाह का नाम है, जिन्होंने इसे कायम किया था। और ये समझे ऐसे था जैसे ये एक राइट हैंड है बैजेंटीन अंपायर का, यानी ये बैजेंटीन अंपायर के लिए एक बड़ा अहम पॉइंट था। अब ओथमान एम्पायर जो है, इन्होंने इसे अपना फर्स्ट कैपिटल बनाया, और ये कैपिटल उनका रहा 1326 से लेके 1362 तक, अब तक इनका ये कैपिटल रहा। और जब इन्होंने इसे इसे फतह कर लिया ना, ये जो ओथमान स्टेट का ये कैपिटल बन गया, इसका हिस्सा बन गया, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, विद द फॉल ऑफ बरसा, यानी जब इस बरसा की जो जो हुकूमत है वो बैजेंटीन से जाती रही, तो आहिस्ता आहिस्ता जो अनातोलिया है बैजेंटीन एम्पायर का, तो वो भी इनके कंट्रोल से निकल गया, वो भी यहां से आउट हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस जो है, बरसा की जो इंपॉर्टेंस है, वो इस लिहाज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि जो टॉम्ब ऑफ ओस्मान है और ओरहान है, यानी ये जो ओथमान और ओरहान जो हैं, इनके जो मकबरे हैं, वो इसी शहर के अंदर, इसी जगह पे, इसी शहर के अंदर मौजूद है। यहाँ द ओथमान एम्पायर हैड रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, कि ओथमान एम्पायर का जो लेजेसी है या प्रिंसिपलिटी है, जिसे हम ऊपर रीड कर चुके हैं, इनका जो तरीका कार था वो क्या था, रीजन के अंदर स्टेबिलिटी कायम करना और सिक्योरिटी कायम करना और तहफ़्फ़ुज़ देना। सम ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द ओथमान एम्पायर, तो हम यहाँ पे ये आंसर अपना लिख सकते हैं, द आर्ट, द साइंस एंड द कल्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द ओथमान एम्पायर। द ओथमान एम्पायर इवेंचुअली, आखिरकार, नतीजा, एज ए रिजल्ट के तौर पे, बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड माइटीएस्ट इस्लामिक एम्पायर, कि इस्लामिक एम्पायर एक बहुत बड़ी अजीम, आप कहें कि एक इस नतीजे में किसके, कि इनके जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और ये जो इनकी अचीवमेंट्स रही हैं, इस्लामी इक़दार की जो पासदारी रही है, एंड इंक्लूडेड द पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट, यहाँ तक कि मिडल ईस्ट के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर, वो तो हमने देख लिया कि बरसा और बैजेंटीन के जो अनातोलिया के एरियाज को, और नॉर्थ अफ्रीका। अब ये नॉर्थ अफ्रीका वो एरिया था जहाँ पे मोरक्को और जो जो इजिप्ट का एरिया आता था, जहाँ पे आपने हिस्ट्री में क्लास 6 के अंदर इजिप्ट सिविलाइजेशन को रीड किया हुआ है, वो तक का। द 36 डायरेक्ट डिसेंडेंट, डिसेंडेंट कहेंगे उनको जो डायरेक्ट तौर पे औलाद होते हैं, द 36 डायरेक्ट डिसेंडेंट, यानी डायरेक्ट एक के बाद एक 36 डिसेंडेंट जो सुल्तान रहे, वो रूल द एम्पायर ऑफ द देन 600 ईयर्स, और उन्होंने अराउंड कोई 600 साल तक, 600 ईयर्स तक उन्होंने इस पे रोल किया। द मोस्ट पॉपुलर बीइंग द महमद टू, और इनमें ये जो 36 हमने रीड की ना, इनमें जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो महमद टू है, सलीम वन है और सुलेमान है, जिन्होंने बहुत अहम स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की। सो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट जो इसका पेज नंबर 46 है वो देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।